लिखेंगे ना तो उसमें भी लिखा जाता है श्लोक, यह वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पहले जब लंबा वाला कुंडली नहीं बनाया जाता था जोड़ जोड़ करके इतने बड़े बड़े पर्चे में, वो एक लंबा सा देखते होंगे कुंडली पुराने जमाने में, ये सब लिखा जाता था। अब क्या है, सब कुछ लिखा हुआ आ गया, बस आपको रिक्त स्थान भर देना है बीच में, जिस जिसका ऑप्शन होगा वो उसी भरते चले जाना है, बस हो गया, बन गया कुंडली। कोई नहीं, इनके जी देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, आदित्यादि ग्रहा सर्वे नक्षत्राणि च राशयः आयु कुर्वन्तु ते नित्यं यस्यैषा जन्म पत्रिका दिवा रक्षतु वै सूर्यः रात्रौ रक्षतु चन्द्रमा उभयोः सन्ध्योर्विष्णुः यस्यैषा जन्म पत्रिका गणाधिपो ग्रहाश्चैव गोत्रजा मातरो ग्रहाः सर्वे कल्याणमिच्छन्तु यस्यैषा जन्म पत्रिका वंशो विस्तारतां यातु कीर्ति यातु दिगंतरे आयुर्विपुलतां यातो यस्यैषा जन्मपत्रिका ब्रह्मा करोति दीर्घायु विष्णुः कुर्याच्च सम्पदां हरो रक्षतु गात्राणि यस्यैषा जन्मपत्रिका कोटिः सूर्यप्रभं साम्बं विश्वेशं गणनाथकं दुण्डी राजं नमस्कृत्यं जन्मपत्रे विरिच्यते। चलिए, यहाँ से प्रारंभ हो गया है। ये लिखने का इसका कोई डार्क नहीं होगा क्या? डार्क लिखा है मोटा ये साइड वाला उसका, ये वाला उसका, ये वाला नहीं। पीला कर दो फिर इसको। जातक की कुंडली आपने संजीव झा जी के गुरु जी आपने क्या प्रभु जी, संजीव जी? चलिए, यहाँ पे नाम लिखेंगे, जिस जातक का आप कुंडली बना रहे हैं उसका जो प्रसिद्ध नाम हो वो नाम लिखना है, कुंडली का नाम नहीं लिखना है। उसका जो भी प्रसिद्ध नाम हो, घर में जो भी उसका नाम बोलते हो वो नाम लिख देते हैं। मान लेते हैं माधव, यहाँ पे प्रसिद्ध नाम लिखना है। कौन सा? प्रसिद्ध नाम। फिर लिखा है जन्म तारीख, जो भी उसकी जन्म तारीख होगी वो आप लिख देंगे। मान लेते हैं उसका जन्म तारीख जो है वो है 24 नवंबर 2023। यहाँ जन्म तारीख लिख दिए। जन्म तारीख में जो वार होगा वो वार लिख देता है। आज शुक्रवार है, शुक्रवार लिख दिए। दिन में जन्म हो तो यहाँ टिक लगा देना है, रात्रि को काट देना है। और रात्रि में जन्म हो तो यहाँ टिक लगा देना है, रात्रि को काट देना है। बात आगे समझ में? दिन में जन्म हो तो यहाँ पे टिक लगा करके रात्रि को काट देंगे, और रात्रि में जन्म होगा तो यहाँ पे टिक लगा करके इस जगह पे काट देंगे। दिन और रात्रि का इसमें समय स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम वो होता है जो हमें यजमान देता है, और शुद्ध जन्म में वो होता है जो हम स्वयं बनाते हैं। स्थानिक जन्म समय परिवर्तित करते हैं, वो शुद्ध जन्म समय। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम देना है जो यजमान द्वारा दिए हुए जन्म समय को। यहाँ पे घंटा लिखना है, यहाँ मिनट लिखना है। जो यजमान दिए हैं वो जन्म समय लिखना है। यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम मतलब क्या है? जो दिया गया है हमें, हमने शुद्ध किया है वो बाद में लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। स्थानम, जन्म स्थान लिख देना है यहाँ पे, जन्म स्थान। गांव के साथ जिला का भी नाम लिख देना है। गांव जिला इच्छा है तो आप राज्य का भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन गांव जिला आवश्यक है जन्म स्थान लिखने के लिए। मेन जिला होता है, बाकी गांव भी लिख देंगे तो अच्छा है। ठीक है,
अब उसके बाद है अमुक पंचांग अनुसारेण, जिस पंचांग के अनुसार आप बना रहे हैं उसको लिखना है। जिस पंचांग के अनुसार आप बना रहे हैं, हम लोग निर्णय सागर पंचांग के अनुसार से बनाए थे, इसलिए लिख देंगे निर्णय सागर, क्योंकि अलग अलग पंचांग से अलग अलग आता है मान। सागर पंचांग अनुसारेण, जिस पंचांग ऋषिकेश से बनाया है आपने कुंडली तो ऋषिकेश लिख दीजिए, निर्णय सागर से बनाया है निर्णय सागर लिख दीजिए। अच्छा वो भी हो जाएगा संजीव जी, निर्णय सागर लिख दीजिए, मतलब जिस भी पंचांग से आपने बनाया है वो पंचांग का यहाँ पे नाम लिखना है। आगे है अथ शुभ संवत्सरेस्मिन् श्री नृपति वीर विक्रमादित्य राज्यात संवत, यहाँ पे संवत लिखना है, यहाँ साके लिखना है। अभी सब बताएंगे कहाँ पे रहता है पंचांग में, वो भी दिखाएंगे भी आप लोग, ठीक है। वर्तमाने अमुक अयन, सूर्य अयन उत्तरायण होंगे या फिर दक्षिणायन रहेंगे, यहाँ पे सूर्य का उत्तर या दक्षिण अयन लिखना है। और यहाँ पे गोल होता है, तो सूर्य दो गोल भी उनका दो होता है। जैसे सूर्य का अयन आपने सुना होगा, उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं सूर्य, उसी प्रकार सूर्य उत्तर गोल में या दक्षिण गोल में रहते हैं। वो सब कुछ लिखा रहता है पंचांग में, अभी दिखाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे संवत जो कि इस समय 2080 चल रहा है, पंचांग में लिखा है। साके जिसको जिससे अयनांश हम लोग बनाते हैं ना, शाके से 1940-41 जो भी चल रहा है, इस समय 45 सॉरी अभी 1945 चल रहा है, तो 45 यहाँ आ जाएगा। अयन इस समय दक्षिणायन चल रहा है, तो दक्षिण यहाँ लिख देंगे। इसमें गोल जो है वो दक्षिण गोल चल रहा है, तो गोल लिख दिया जाएगा। अब ये लिखा कहाँ है वो चलते हैं हम लोग पंचांग में। भैया बताइए पंचांग किधर है? होम पे चले जाए, डायरेक्ट जाइए होम पे। ये निकल आएगा ना, इसे पैक कर दीजिए डिस्काउंट। ये चलिए यही निकल आया। एक समझने के लिए समझ लेते हैं, निर्णय सागर पंचांग है, इसमें कहा क्या, प्रत्येक पंचांग में इसी प्रकार से लिखा रहेगा, जहां भी लिखा रहेगा, जहां पे आप बनाते हैं ना कुंडली, जिस पेज से, उसी पेज में ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए महीना लिखा हुआ है, मान लेते हैं जिस पेज में आप बना रहे हैं इसी पेज का आपका कुंडली है, तो क्या लिखा है, कार्तिक शुक्ल पक्ष, उसमें लिख देंगे। अभी आगे महीने का भरने का आएगा, संवत 2080, साकह 1945, ठीक है। यहाँ देखिए हेमंत ऋतु, रवि दक्षिणायने और दक्षिण गोले लिखा है स्पष्ट रूप से, कहीं जाना नहीं है। आप ऋषिकेश पंचांग से जब बनाएंगे ना कुंडली, वहां भी ऊपर शीर्षक में लिखा रहेगा ये चारों पांचों चीज, क्या क्या, संवत, साके, ऋतु, अयन और गोल, ये पांचों चीज इसी में लिखा है, ठीक है। समझ गए? तो आप पहले से देख लीजिए, अभी 1980 एक साल, संवत एक साल रहता है, और शाके जो है 1945 से एक साल रहेगा बराबर, क्योंकि 2023 की कुंडली बना रहे हैं, 23 का घर पे चले जाएंगे। नवंबर सन 2023 हेमंत ऋतु, ऋतु का भी आगे आएगा ऑप्शन, तो हेमंत याद रखिएगा, या फिर जो भी ऋतु रहेगा, अभी तो हम लोग प्रैक्टिस में केवल उदाहरण के लिए लिख रहे हैं। और रवि दक्षिणायने और दक्षिण गोले, ये सब हम लिख देंगे, ठीक है। कुंडली यहाँ पे लिख देता है संवत 2080, 80 ही था ना, 2080, 1945। ये क्या होगा, डिलीट करिए, डिलीट डिलीट। ठीक है। साके था 2045, 1900। सॉरी 1945,
आयन क्या था? दक्षिण आयन। जी। दक्षिण, दक्षिण को याम्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? याम्य। कहीं याम्यायने भी लिखा रहेगा, याम्य। याम्यायने। तो दक्षिण मतलब याम्य होता है, उत्तर मतलब सौम्य होता है। तो कहीं कहीं सौम्य या फिर याम्य भी लिखा रहेगा। तो याद रखिएगा, याम्य मतलब क्या? दक्षिण, और सौम्य मतलब उत्तर। श्री सूर्य दक्षिण गोला, गोल भी दक्षिण था, याद है ना आप लोगों को? अरे दिखाए थे पंचांग में। सब कोई पंचांग बनाएंगे ना, ऊपर शीर्षक में सब कुछ लिखा रहता है। गोलान गोलावलंबिते श्री गगन चक्र चूड़ामणो अनिक अमुक ऋतु। क्या था? हेमंत ऋतु। आप कुंडली बनाएंगे, जो वहां ऋतु होगा वो लिख लेना। मैं तो उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। यहाँ लिखना है हेमंत ऋतु महामांगल्य प्रदे अमुक मास से, कार्तिक मास है। कार्तिक मासे पक्षे तिथि सब लिखना पड़ेगा आप लोग। कार्तिक मासे अमुक पक्षे अमुक शुभ तिथौ, यहाँ पे पक्ष लिख देंगे। मान लीजिए शुक्ल पक्ष है तो शुक्ल पक्ष लिख देंगे, कृष्ण पक्ष है तो कृष्ण पक्ष लिखेंगे। अब शुक्ल पक्ष लिख देते हैं, शुक्ल पक्ष शुभ तिथौ। कोई भी तिथि आप लिख सकते हैं। आज का हम कुंडली बना रहे हैं तो आज तिथि है द्वादशी, हम द्वादशी लिख देते हैं। आप जबकि कुंडली बना रहे हैं पंचांग में देखिए सब कुछ लिखा रहता है ना, ये तो पता है ना, तिथि नक्षत्र योग करण। आप जब पंचांग परिवर्तन करते हैं तो सब कुछ परिवर्तन करते हैं, सबका नाम आपके सामने लिखा रहता है, नाम लिख देना है, तो ज्यादा चक्कर ही नहीं पड़ेगा। अमुक वासरे, जो वार है वो वार लिख देंगे, आज शुक्रवार, या आप जिस समय कुंडली बना रहे हैं जिस दिन का, उस दिन जो वार होगा वार लिख देंगे, शुक्रवार से। अब ये घटी और ये पल है, यहाँ पे क्या लिखना है? तिथि का मान, शुद्ध तिथि मान। जब पंचांग परिवर्तन करते हैं तो वहां पे शुद्ध तिथि का मान निकालते हैं, वर्तमान शुद्ध तिथि मान। यहाँ शुद्ध तिथि मान लिखना है, यहाँ घटी और यहाँ पे पल। शुद्ध तिथि मान का घटी पल लिख देना है। यहाँ पे नक्षत्र, वर्तमान नक्षत्र, जो भी आपका वर्तमान नक्षत्र होगा वो लिख देना है। वर्तमान नक्षत्र का नाम लिखना, अमुक नक्षत्र। यहाँ तक लिख लिए सभी लोग? यहाँ तक सब लोग समझ गए? आज हम लोग फलादेश भी प्रारंभ करेंगे। आप लोग सभी लोग सीट बेल्ट बांध लीजिए याद करने के लिए। बस ध्यान से समझना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऑप्शंस लिखा हुआ, आपको अपना दिमाग ही नहीं लगाना है। ऑप्शन लिखा हुआ है वहां भर देना है, बस जो चीज भरना है। ऐसे मान लीजिए नक्षत्र लिखना है तो वो नक्षत्र जो लिखा है उससे पहले ही उसको लिखना पड़ेगा। अमुक नक्षत्र से संकल्प करते हैं, कहते हैं ना, अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक नाम संवत्सरे। तो पहले नाम बोलते हैं उस संवत्सर का, फिर संवत्सर बोला जाता है। उसी प्रकार है। सबको समझ में आ रहा है कुंडली भरना? आगे बढ़े। अभी आए घटी पर। अब पीछे हम लोग जन्म नक्षत्र लिख दिए थे, यहाँ पे वर्तमान नक्षत्र का घटी पर लिखना है। वर्तमान नक्षत्र का घटी पर लिख करके फिर यहाँ लिखा है अमुक जन्म नक्षत्र। अब जन्म नक्षत्र, एक बार नक्षत्र हम लिख चुके हैं वर्तमान नक्षत्र, यहाँ पे जन्म नक्षत्र पूछ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि वर्तमान नक्षत्र भी गत हो जाता है और अग्रिम नक्षत्र वर्तमान हो जाता है। इसका मतलब जो वर्तमान नक्षत्र था उसमें जन्म नहीं हुआ है, अग्रिम वाले नक्षत्र में जन्म हुआ है। तो ऐसा होगा, फिर यहाँ पे मेन जो जन्म नक्षत्र है ना उसी को लिखना है। और पिछले वाला जो नक्षत्र था वर्तमान नक्षत्र, उसमें कुछ नहीं देखना है, सीधे उस दिन जो नक्षत्र था लिख दो। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जातक का जन्म किसमें हुआ है,
जो वर्तमान था उसी में हो गया है या अग्रिम वर्तमान हो गया था उसमें हुआ, ऐसा होता है ना। जैसे मान लीजिए आज नक्षत्र है अनुराधा, तो अनुराधा नक्षत्र सुबह 12 बजे तक है दोपहर, और जातक का जन्म हुआ है 1 बजे दोपहर में, उसका जन्म किस नक्षत्र में हुआ, अनुराधा में तो हुआ नहीं है, लेकिन वर्तमान नक्षत्र तो आपका अनुराधा ही है, क्योंकि आज जो था लिखा रहेगा अनुराधा नक्षत्र, तो अनुराधा तो वहां वर्तमान में लिखा जाएगा इससे पहले वाली जगह पे, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ज्येष्ठ, वर्तमान नक्षत्र जिसमें जन्म हुआ। यहाँ पर घटी लिखना है और यहाँ पे पल लिखना है, यहाँ घटी और यहाँ पल, यहाँ जन्म नक्षत्र, यहाँ पे क्या लिखना है, जन्म नक्षत्र, जन्म नक्षत्र लिखना है। घटी पल पंचांग से लेते हैं ना जी। जब पंचांग परिवर्तन करेंगे आप, तो वर्तमान नक्षत्र को भी आप शुद्ध करते हैं, अग्रिम नक्षत्र को भी शुद्ध करते हैं, गत नक्षत्र का भी शुद्ध करते हैं, वहीं से लेना है, शुद्ध वाला ही लेना है जो आप शुद्ध करते हैं। पहले अब ये तो सीखो, वो बता देंगे इंग्लिश में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सर्वक्षम का घटीपल, यहाँ पे अब थोड़ा चेंज हो गया, अब पहले ही लिख दे रहा है। सर्वभोग हम बाद में लिखेंगे, लिखा उसका नाम पहले। अभी तक क्या होता था, जिसको लिखना होता था उसका नाम बाद में रहता था। अब यहाँ सर्वक्षम से क्या हो गया, ये भभोग होता है। सर्वक्षम मतलब क्या होता है, भभोग। भयाद भोग निकालते हैं ना आप लोग, का है तो ये क्या है, भभोग। सर्वक्षम का मतलब क्या होता है, भभोग। भभोग यहाँ लिखना है आपको, यहाँ घटी भभोग का, यहाँ पर घटी और पर भभोग का। भभोग का घटी पल। अब यहाँ क्या लिखना है, भोग तर्छम। अब ये फालतू जगह दे दिए, ये मत टेंशन लीजिएगा, प्रत्येक जगह भरना ही भरना है। घटी पल यहाँ भी भभोग का लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, बहुत बड़ा जगह दे दिए। भोग तर्छम मतलब होता है भयात। भयात घटी पल विपल भी दिया लिखने के लिए। विपल तो कुछ आता नहीं है, हमेशा 0 आएगा। यहाँ भयात का घटी पल आ जाएगा, इसका भयात का घटी पल। यहाँ भयात का भोग तर्छम मतलब होता है भयात, भयात घटी पल। यहाँ शून्य भोग्यर्षम, भोग्यर्षम का घटी पल यहाँ आएगा। भोग्यर्षम मतलब होता है क्या है, भभोग के घटी पल में से भयात के घटी पल को घटाने पर जो मान प्राप्त होगा उसे भोग्यक्षम कहा जाता है। भोग्यक्षम कहा जाता है। कैसे, भभोग के घटी पल में से भयात के घटी पल को घटा लेना है, जो आएगा वो क्या है, भोग्यक्षम। यहाँ लिख देता हूं, भभोग माइनस भयात। ये वीडियो बन रहा है, आप लोगों को दे दिया जाएगा, वीडियो पड़ा रहेगा आपका। ठीक है, जब भी इच्छा हो तब भी देख करके भरना स्टार्ट कर दीजिए। 1 आध घंटे का जो भी बन जाएगा देखिए। भयात से भव घटा लिए। यहाँ पे योग का नाम लिखना है। वर्तमान योग जो आपका आया है, वो वर्तमान योग का योग मान भी शुद्ध करते हैं ना, तो उस योग मान को लिख देना है। योग का नाम, योग का घटीपल, जो घटीपल आप शुद्ध किए होंगे योग, वो लिख देना है। यहाँ पे करण का, जब आप देखेंगे पंचांग में तो उस दिन 2 करण होंगे, उस दोनों करण का नाम लिखना है। घटीपल वगैरह कुछ नहीं लिखना, सीधे करण का नाम लिख दीजिए। 2 करण होगा, ब बालव कौलव जो भी करण होगा यहाँ। और नहीं भी लिखेंगे तो आवश्यकता इसकी नहीं पड़ती है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तद दिने दिनमानम, दिनमान तो निकालते ही हैं आप लोग, नहीं निकालते हैं दिखा देते हैं आपको कहाँ पे लिखा जाता है दिनमान। प्रत्येक पंचांग में लिखा रहता है, प्रत्येक कुंडली में लिखा रहता है।
इसमें लिखा है कि नहीं? इसमें नहीं लिखा। ऋषिकेश आदि पंचांग में दिनमान यहाँ लिखा रहता है। सबसे पहले तिथि से पहले प्रत्येक दिन का दिनमान लिखा रहता है। कारण यहाँ नहीं लिखा है दिनमान। निकालते हैं। हाँ, सूर्योदय करते समय निकालते हैं, लेकिन इनको सूर्योदय भी नहीं बताया ना। देखिए, पंचांग सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पंचांग को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी पंचांग आपके पास है उसे अध्ययन करिए बैठ करके। आजकल सभी पंचांग में हिंदी आने लग गया है, इसलिए पंचांग को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए कि पंचांग सीखना हो जाएगा। पंचांग में विशेष यही सीखा जाता है जो आप सीख चुके हैं। बाकी चीज सब कुछ आपको पढ़कर आएगा, उसमें अध्ययन करते चले जाइए। जो नहीं समझ में आता है वो हम देख लेंगे। चक्कर ये भी तो है, प्रत्येक के यहाँ पंचांग अलग अलग चलता है। और निर्णय सागर की पंचांग की रही बात, सब कुछ हिंदी में लिखा रहा है। जो भी आप देखना चाहते हैं एक बार पढ़ दीजिए पूरा पंचांग। निर्णय सागर पंचांग अगर सीखना चाहते हैं तो शुरू से लेके लास्ट तक उसको रीडिंग करिए। केवल पढ़ना है, याद वाद नहीं करना है कुछ भी, केवल पढ़ाई करिए। सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन चीज कहाँ पर है। अब आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, इसमें दिनमान नहीं लिखा है। अभी जब सूर्योदय बनाना हम लोग सीखेंगे तो दिनमान बता देंगे कैसे बनाया जाता है। बाकी ऋषिकेश और गणेश आपा, महावीर, राजधानी आदि पंचांग में जो दिनमान है वो इस जगह दिया हुआ रहता है। बिल्कुल शुरुआत में पंचांग की जिस पृष्ठ में आप कुंडली बना रहे हैं उसी पृष्ठ के शुरुआत में प्रत्येक दिन का दिनमान दिया हुआ रहता है। यहाँ पर हो गया था। कहाँ थे हम लोग? तद्दिने दिनमानम, दिनमान का घटीफल यहाँ लिखना है। रात्रिमान भी निकल आता है, यहाँ रात्रिमान का घटीफल लिखना है। यहाँ अहोरात्र कम है। ये क्या है? अहोरात्र कम मतलब होता है 60 घटी। हमेशा यहाँ पे हमेशा 60 घटी 0 पर लिखना है आप लोग। अहो मतलब होता है दिन, रात्र मतलब रात्रि। दिन और रात का मान 60 घटी होता है, यहाँ 60 घटी लिख देना। ठीक है, यहाँ 60 घटी 0 पर हमेशा लिखा जाएगा, ये हमेशा है। अमुक अर्क गतांशाह, सूर्य स्पष्ट जब करते हैं आप तो राशि अंश कला विकला सूर्य स्पष्ट का निकलता है। तो सूर्य स्पष्ट के राशि को यहाँ लिखना है। सूर्य स्पष्ट का जो राशि होगा कहाँ लिखना है? इस जगह पे। और अंश कला विकला यहाँ लिखना है। सूर्य स्पष्ट सभी ग्रह स्पष्ट करते हैं, कला विकला यहाँ लिखना है। सूर्य स्पष्ट के राशि अंश कला विकला, राशि यहाँ अंश कला विकला यहाँ। जो सूर्य स्पष्ट करते हैं, ग्रह स्पष्ट करते हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु के, तो सूर्य स्पष्ट का राशि अंश लिखना। अब लिखा है कला विकला लिख करके, ये एक्स्ट्रा है, इसको छोड़ दीजिए। अब है सूर्योदयादिष्टम। सूर्योदयादिष्टम का मतलब होता है इष्ट काल। यहाँ पे घटी, यहाँ पल, यहाँ विपल। विपल कुछ आता ही नहीं है, कभी कभी 30 आ जाता है तो लिख देना 30। घटी पल विपल, ये इष्ट काल। सूर्योदयादिष्टम मतलब क्या होता है? इष्ट काल। कहीं कहीं सूर्योदयादिष्टम की जगह मार्तंडोदयादिष्टम भी लिखा रहता है। मार्तंड मतलब सूर्य होता है। ठीक है, बिल्कुल दिन का मान, तिथि मान सब अलग अलग चीज है। दिन मान अलग है, तिथि मान अलग है, नक्षत्र का मान अलग है,
योग का मान अलग है, सब कुछ अलग अलग है। रात्रि मान अलग है। घटी पल विपल इष्टकाल सूर्योदय अधिष्टम यहाँ लिख दिए। अब है अमुक जन्म स्थाने, जातक का जो जन्म स्थान है वो यहाँ लिख देंगे, जन्म स्थान इस जगह लिखेंगे। अमुक लग्नोदय, जातक का जन्म जिस लग्न में हुआ, मेष से लेकर के मीन लग्न के बीच ही तो होगा किसी न किसी लग्न में जन्म। मेष लग्न, मीन लग्न, वृष लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न, जो भी लग्न आएगा यहाँ पे जन्म लग्न लिखना है, जन्म लग्न। लग्नोदय अमुक वंशे, ये वंश, यहाँ वंश लिखना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य जो भी होगा। नहीं आ सकता है अनिकेत जी, मोबाइल ऐप से सभी जितना भी इसमें वो है ना वो नहीं भरा जा सकता है, बाकी जो जो भर सकते हैं मोबाइल ऐप से हम बता देंगे आपको, ठीक है। वंश हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिस भी जाति का व्यक्ति है वह लिख देंगे वंश में। अमुक गोत्रे, यहाँ गोत्र लिखना है, गोत्र उसका जो भी गोत्र होगा गोत्र लिखना है। श्रीमान, यहाँ पे दादाजी का नाम, तस्यात्मजस्य श्रीमतः, पिताजी का नाम, गृहे सुलक्षण भार्या, माताजी का नाम। अब ये जो अमुक कुक्षो है यहाँ पे दो चीज, अगर लड़का है ठीक है तो दक्षिण कुक्षो, लड़का है तो दक्षिण कुक्षो और लड़की है तो वाम कुक्षो। कन्या जन्म है तो वाम कुक्षो, लड़का है तो दक्षिण कुक्षो, ठीक है। दो चीज लिखना है, दक्षिण और वाम जो भी होगा। आगे समझ में आता है सभी लोगों को? पुत्र रत्न जन्म तद विधानम ज्योतिर्विज्ञान, अगर पुत्री है तो यहाँ पे ई लगा देंगे, हो गया पुत्री। अगर पुत्र है तो पुत्र तो लिखा ही है, ठीक है ना। अगर कन्या जन्म है तो ई लगा देंगे, पुत्री हो गया, और नहीं पुत्र है तो पुत्र तो लिखा ही है। पुत्र जन्म तद विधानम ज्योतिर्विज्ञान, यहाँ लिख देंगे हम पाराशर, हमेशा यहाँ पाराशर आएगा। और भी कई लोग अलग अलग चीज लिखते हैं, आपको पाराशर लिखना है। ज्योतिर्विज्ञान पाराशर, होरा शास्त्र अनुसारेण अमुक नक्षत्र, यहाँ पे जन्म नक्षत्र लिखना है जिसमें जातक का जन्म हुआ। वर्तमान नक्षत्र से यहाँ कोई मतलब नहीं है। यदि वर्तमान नक्षत्र में ही जन्म हुआ तो वर्तमान लिख देंगे, और नहीं तो जन्म नक्षत्र, हो सकता है अग्रिम में जन्म हुआ है तो अग्रिम लिखेंगे। जो मेन जन्म नक्षत्र है वही लिखना है। यहाँ क्या लिखना है? जन्म नक्षत्र। अमुक चरणे, जातक का जन्म जिस नक्षत्र के जिस चरण में हुआ है, प्रथम चार चरण होता है प्रत्येक नक्षत्र का, उस चरण का नाम लिख देना है, चरण। इत्यक्षरात जन्म नाम। अब इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली बताया जाता है कहाँ पर क्या लिखा रहता है, इसमें क्या क्या है। देखिए, जन्म नक्षत्र, जन्म का चरण, किस चरण में जातक का जन्म हुआ है। आप लोग को नामकरण सिखाए थे, नामकरण करना, उसमें बताए थे जातक का जन्म किस चरण में होता है, नक्षत्र किस में होता है, ये समझ में आ जाता है आपको। पाराशर, हम लोग पाराशर मतानुसार ही सब कुछ कार्य करते हैं। जो भी फलादेश वगैरह करेंगे सब पाराशर मतानुसार। उत्तर भारत में हर जगह पाराशर का ही लिखा जाता है, इसलिए वहां पाराशर लिखा जाता है। यहाँ पर जन्म नाम, जैसे
जन्म नक्षत्र लिखे, जन्म चरण लिखे। चरण लिखने के बाद जन्म नाम यहाँ पर जन्म नाम लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए जातक का जन्म अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ, ठीक है, तो अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ। फिर चरण हम देखते हैं, मान लीजिए अनुराधा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ, तो अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण क्या क्या है? नानी नूने अनुराधा, नानी। द्वितीय चरण में जन्म हुआ है तो नी से नाम आ जाएगा। और इत्यक्षरात इसी अक्षर से जन्म नाम लिख दीजिए, नीरज। और कन्या है तो नीलम। लड़का है तो क्या? नीरज। और लड़की है तो नीलम। अब नी से ही लिखना है, जन्म नाम जिस अक्षर से आया है ना उसी अक्षर से लिखना है, मात्राओं को भी चेंज नहीं करना है। नी आया है तो नी से ही लिखना है। हाँ, इसमें ये होता है कि छोटा नी बड़ा नी चल जाएगा, दोनों एक ही है, ठीक है ना। नी से, ना से नहीं लिख देंगे, नो से नहीं लिख सकते, नू से नहीं लिख सकते, नी से ही लिख सकते हैं जन्म नाम। यहाँ प्रसिद्ध नाम अस्तु, प्रसिद्ध नाम माधव था, माधव लिख देते हैं, जो शुरुआत में लिखे थे इसमें। तस्य राशि, इसका जो राशि होगा राशि लिखेंगे। स्वामी जो होगा स्वामी लिखेंगे। वर्ण, वैश्य, वर्ण, योनि, गण, नाड़ी, ये सब कुछ लिखना है। अब ये सब कहाँ मिलेगा? तो चलते हैं पंचांग में, दिखाते हैं आप लोगों को कहाँ मिलेगा। पंचांग लिख बैठे हैं आप लोग? अच्छा, इतना आगे नहीं होगा। दिस इज इट। थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, आप लोग स्पष्ट दिख रहा है क्या? चलिए बता देंगे राजेंद्र जी, अभी इसको कर ले पहले हम लोग। आप लोगों को दिख रहा है स्पष्ट? दिख रहा है क्या उसमें? देखिए, देख लो। ठीक ही है, जो करना पड़ेगा। जूम कर देता हूँ। नहीं दिख रहा भैया, जूम कीजिए, कितना जूम हम भी तो कर रहे हैं अपने उसमें। इसमें कीजिए। पहले नक्षत्र का नाम ही नहीं दिख रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है। फोटो भेजें ग्रुप में। नक्षत्र का नाम ही रखा है, यही नहीं दिखेगा बढ़िया से। अश्विनी है। फोटो भेजें ग्रुप में। फोटो भेजना पड़ेगा तब बढ़िया। दूसरा अश्विनी, वर्णी, कृतिका, रोहिणी, मिश्रा, आद्रा, प्रवसु, पूष, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सदृशा। हमको यहाँ से नहीं दिख रहा, हमको वहाँ से क्या दिखेगा? पंचांग है दूसरा वाला।
पेन टेढ़ा वाला काम नहीं करेगा ना। पेज नंबर है 126, आप लोग देख लीजिए, आपके पास पीडीएफ होगा सभी लोगों का। पेज नंबर 126, वहां पर सभी नक्षत्रों का लिखा हुआ है। मान लीजिए अनुराधा नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ तो नानी नूने अनुराधा, द्वितीय चरण में जन्म हुआ है तो नी से नाम आया। राशि ऊपर वृश्चिक लिखा हुआ है, देखिए राशि अनुराधा नक्षत्र यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये इस जगह पे वृश्चिक राशि लिखा है। इसके स्वामी जो है वो मंगल है। वर्ण क्या है? विप्र। और वस्य क्या है? कीट। ठीक है। योनि क्या है? मृग। इस जगह बीच में, क्योंकि बीच में चल रहे हैं हम लोग। गण है देव। नाड़ी है मध्य। युंजा हंसक वगैरह लिखना नहीं है क्योंकि वहां पे ऑप्शंस नहीं है। ये नाड़ी तक, मध्य नाड़ी, देव गण है, मृग योनि है, कीट वस्य है, और विप्र वर्ण है, और मंगल स्वामी है, और वृश्चिक राशि है। यही सब 4-5 चीज लिखना है उसमें। आप चाहे देख लें पंचांग में पेज नंबर 126 में। ठीक है, याद रखिएगा भैया सभी लोग। अनुराधा नक्षत्र, नी नक्षत्र, वृश्चिक राशि, मंगल है इसके स्वामी, विप्र वर्ण है, कीट है, मृग, देव और मध्य नाड़ी। तस्य राशि क्या था? वृश्चिक। स्वामी थे मंगल। वर्ण था क्या? विप्र। विप्र माने ब्राह्मण होता है। 4 वर्ण ही आएंगे इसमें, जो भी आए। वस्य क्या था? कीट। वर्ग में शुभ लिख दीजिए हमेशा, ये शुभ यहाँ वर्ग में हमेशा शुभ आएगा, शुभ वर्ग। योनि क्या था? मृग। गण क्या था? देव। हमें याद है, देखा था उन्होंने। नाड़ी क्या था? मध्य नाड़ी। एतत् सर्वं विवाह आदौ शुभे कार्ये च विचारणीयम। ये सभी चीज विवाह आदौ, विवाह से पहले विचार किया जाता है। और शुभे कार्ये च विचारणीय, और भी कोई शुभ काम करते हैं तो इन सब चीजों का विचार किया जाता है। क्या? राशि, राशि के स्वामी का, वर्ण, वैश्य, तारा आदि का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। शुभम यहाँ पे हमेशा आ जाएगा क्या? भवतु। शुभम भवतु। आपके जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है वहां पे आप देख लें। निर्णय सागर पंचांग पेज नंबर 126 में लिखा हुआ है, और ऋषिकेश में पंचांग का पेज नंबर 6 में लिखा हुआ है। गणेश आपा का पंचांग नंबर 12 में लिखा हुआ है। ये सारा चीज हम लोग विशेष करके ऋषिकेश और गणेश आपा को ही यूज करते थे, इसलिए उसका अधिकतर पता है। निर्णय सागर से इसी बैच से स्टार्ट किया हूँ मैं अध्ययन कराना आप लोगों को। नहीं तो पहले हम लोग ऋषिकेश से ही करते थे, उसमें सब कुछ कितने नंबर क्या पेज पे सब कुछ पता था। यहाँ तक हो गया सभी लोगों का। अब है घातादयः मासाः। ये घातादय मासा किस प्रकार से भरा जाता है? राशि के हिसाब से। इस जातक का जो भी राशि रहेगा, जैसे इसमें वृश्चिक राशि आया है तो हम वृश्चिक राशि के हिसाब से ही घातादय भरेंगे। घातादय मन इसके लिए कष्टकारी समय, कौन सा महीना खराब है वृश्चिक राशि वालों के, वो पंचांग में लिखा रहता है, उसको उतारना है बस।
बिल्कुल पंचांग के पेज नंबर लास्ट में लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में। बिल्कुल लास्ट पेज नंबर 144 में लिखा हुआ है घात आदि। देखिए शुभम भवतु हो गया, अथ घात आदि अमुक मासाः अमुक तिथयः अमुक वारः अमुक नक्षत्रम अमुक योगः अमुक करणम अमुक प्रहरः अमुक चंद्रमा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। इन सभी चीजों को भी हम लोग पंचांग में देख करके भर लेते हैं। घात आदि किसके अनुसार से होता है? ये राशि के हिसाब से। आपने जो राशि भरा है इसी कुंडली में, उसी राशि को देखना है इस चक्र में, जो यहाँ पेज नंबर 144 पे लिखा हुआ है। ऋषिकेश का पंचांग पेज नंबर 144 और गणेश आपा का पंचांग पेज नंबर कभी 35 में रहता है, कभी 36-37 में भी रहता है। और ऋषिकेश का पंचांग पेज नंबर लगभग यही रहेगा, 37-38 में ही कहीं कोने में हेडिंग लिखा रहेगा घात चक्र, सर्वघात चक्रम लिखा रहेगा ऋषिकेश पंचांग में। और निर्णय सागर पंचांग सबसे लास्ट वाले पेज में लिखा है, क्या लिखा है? द्वादश राशि तिथि वार मास नक्षत्र आदि स्त्रीणाम सह घात चंद्र चक्र। ये निर्णय सागर पंचांग का हेडिंग है। ठीक है, अब कहाँ है निर्णय सागर पंचांग में देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा वृश्चिक राशि है जातक का, हम लोग वृश्चिक राशि ही देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सबसे लास्ट वाले पेज में चले जाते हैं। लास्ट वाले पेज को नहीं लिखे क्या? 137 तक। जा तुमने लिखा है, इसमें डाला ही नहीं। ये ले। डालिस नहीं, बट रहा है। इसको तुमने बेकार समझ लिया पेज का। भैया प्रत्येक पेज काम का है इसमें। एक एक इसमें पता है, शुरुआत का जो फर्स्ट पृष्ठ है ये भी काम का है, इसमें बहुत कुछ लिखा है, लास्ट पेज में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो पंचांग का एक एक कोना काम आ जाता है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ विशेष लिखा ही रहता है। भैया हमारे इस क्या नाम पीडीएफ में घात चक्र लिखा ही नहीं है। दूसरे पीडीएफ में देख लेंगे। हाँ? एक पीडीएफ उसमें देख लेंगे, उसमें सारा पूरा है। पूरा देखिए लास्ट में आपके पास तो पीडीएफ है, उसमें देख लीजिए। लास्ट में वृश्चिक राशि, यहाँ समझ में आता अच्छी तरह से ना। वृश्चिक राशि में मास में लिखा है आश्विन मास, आश्वी लिखा है मतलब आश्विन मास। तिथि में लिखा है 1 से 11, एक मने प्रतिपदा। देखिए शुभम मिश्रा जी देख लीजिए, ये होती है टैलेंट, गुरुजी को साथ देना मुसीबत में। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, 144 पेज में इसका जो सारणी का जो हेडिंग है वो है द्वादश राशि तिथि वार मास नक्षत्र आदि स्त्रीणाम सह घात चंद्र चक्र। तो वृश्चिक ऊपर देखिए राशि हेडिंग लिखा हुआ है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु। तो अपन जो है धनु पे जाना है, सॉरी वृश्चिक पे जाना है, क्योंकि जातक का जन्म वृश्चिक राशि में। भर दिया जी, बहुत सुंदर। कांचल मिल गया गुरु जी, कांचल जी को मिल गया पाठ जी। ठीक है, नव राशि में क्या है मास? आश्विन मास है, 1 से 11, प्रतिपदा षष्ठी एकादशी तिथि है, वार में शुक्रवार है, नक्षत्र में रेवती है, योग में व्यति लिखा हुआ तो व्यतिपात होता है, व्यतिपात। करण में गर करण लिखना है, लग्न मिथुन है, प्रहर पहला प्रथम प्रहर है। अब प्रहर का सिस्टम थोड़ा बता देते हैं, प्रहर होता क्या है, किस प्रकार से प्रहर का गणना किया जाता है। 24 घंटे में कुल मिलाकर के 8 प्रहर होते हैं, 8 प्रहर होते हैं। एक प्रहर 3 घंटे का होता है। पहला प्रहर कब होगा? सुबह सूर्योदय से एक प्रहर प्रारंभ होता है पहला। जितने बजे सूर्योदय हुआ, जिस दिन का आपको प्रहर जानना है उस दिन आप ये देख लेंगे कि कितने बजे सूर्योदय हुआ है। सूर्योदय जितने बजे होगा उतने बजे से लेकर के 3 घंटे तक प्रथम प्रहर रहेगा, उस दिन का पहला प्रहर। उसके बाद फिर 3 घंटे उस दिन का दूसरा प्रहर, फिर उसके बाद 3 घंटे उस दिन का
तीसरा प्रहर, फिर उस 3 घंटे जोड़े तो उस दिन का चौथा प्रहर, मतलब सूर्योदय तक लगभग प्रहर समाप्त हो जाता है। फिर आगे क्या है, फिर 3-3 घंटे का एक एक प्रहर होगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 8 प्रहर लगाएंगे तो अगले दिन सूर्योदय हो जाएगा। एक प्रहर कितने घंटे का, 3 घंटे का होता है। कब से प्रारंभ होगा, सूर्योदय से। तो इसमें लिखा है पहला, एक लिख करके ला लिख दिए, अर्थात पहला। तो पहला प्रहर कब हुआ, उस दिन सुबह सूर्योदय से लेकर के 3 घंटे तक। तो देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए आश्विन मास खराब है, और आश्विन मास में यदि प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी तिथि है वो ज्यादा खराब है। यदि इस तिथि में शुक्रवार आ जाए तो और ज्यादा खराब हो जाएगा। बाई चांस आश्विन मास में इन तिथि में शुक्रवार में रेवती नक्षत्र पड़ जाए तो और बेकार है। व्यतिपात योग हो तो और बेकार है। घर करण हो और खराब है। लग्न मिथुन खराब है। पहला प्रहर खराब है। देखिए चंद्र पुरुष का और चंद्र स्त्री का, अगर पुरुष की कुंडली है तो चंद्र, घात चंद्र में वृष लिखेंगे, और पुरुष की कुंडली है तो वृष लिखेंगे, स्त्री की कुंडली है तो धनु लिखेंगे। आ रही बात समझ में सिद्धार्थ? ये कुछ नहीं सिस्टम है, बस उसके लिए ये मिथुन लग्न खराब है। दिन में जब भी मिथुन लग्न चलेगा तो इसके लिए दिक्कत है, मतलब जब नहीं, आश्विन मास में। चलिए घात चंद्रमा देख लेते हैं। घाता दे हमें मास कौन सा है, आश्विन मास, तो आश्विन मास लिख लेते हैं। ठीक है, जी हाँ, ये हर प्रत्येक कुंडली में भरा जाता है मासादय घातादय। जो भी राशि होगा उसके हिसाब से लिख देना। आपको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, फलादेश नहीं करना है यहाँ पे, केवल आपको भरना है। आश्विन, वृश्चिक राशि में आश्विन मास है, ये तो समझ में आ गया ना, बस आश्विन मास लिख दीजिए। तिथि था प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। ये अच्छा नहीं है इसके लिए। वृश्चिक राशि वाले जितने भी हुए, अमुक नक्षत्रम, सॉरी वार है, कौन सा वार, शुक्रवार था इसमें, तो शुक्रवार इसके लिए अच्छा नहीं है। नक्षत्र क्या था, रेवती, रेवती नक्षत्र इसके लिए अच्छा नहीं। योग क्या था, व्यतिपात। चक्र में देख लीजिए, मैं अपने मन से इसमें कुछ नहीं लिख रहे हैं, मैं अपने मन से कुछ नहीं लिख रहा हूँ इसमें, जो पंचांग में लिखा है चक्र में वृश्चिक राशि के सामने वही सब लिख रहे हैं। इसमें आपको फलादेश नहीं करना, केवल लिखना है। करण क्या था, घर करण, करण। प्रहर क्या है, प्रथम, पहला लिखा था प्रथम लिख देंगे। चंद्रमा पुरुष है तो क्या लिखना है, वृष, तो पुरुष ही, माधव क्या है, पुरुष, वृष चंद्रमा घात है। या लिखेंगे विंशोत्तरी, हमेशा विंशोत्तरी, मतानुसारेण अमुक महादशायाम तस्याह वर्षाणी, जिस ग्रह के महादशा में जन्म हुआ है। विंशोत्तरी दशा में आप देखते हैं सारणी में, जातक का जन्म जिस ग्रह के महादशा में हुआ है उस ग्रह का नाम लिख देना है। तो अनुराधा नक्षत्र किस ग्रह के महादशा में आता है पता है, गिन लेते हैं। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पूष, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुन, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, शनि के दशा में। अनुराधा नक्षत्र किसमें आएगा, शनि। जहाँ तक का जन्म अनुराधा नक्षत्र में होगा तो शनि के महादशा में जन्म होगा। ठीक है, तस्याह वर्षाणी, शनि का वर्ष कितना है, 19 वर्ष रहते हैं। फिक्स वाला वर्ष जो पूर्ण दशा वर्ष है वो लिख देना है। भुक्त वर्ष आदि, आप जब विंशोत्तरी महादशा लिखते हैं करते हैं तो वहाँ भुक्त वर्ष और भोग्य वर्ष दोनों आ जाता है संजीव जी। ये अलग है, ये घातादय यहाँ समाप्त हो गया है, घातादय यहाँ समाप्त हो गया है, ये अलग है। यहाँ दशा का सिस्टम आ गया सबसे लास्ट में। ठीक है,
विंशोत्तरी मतानुसारेण, विंशोत्तरी हमेशा लिखना है यहाँ पे। जिस ग्रह के महादशा में जन्म होगा वो लिख देना है आपको। तो हम शनि के महादशा में जन्म करिए, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो शनि ही आएगा। शनि का 19 वर्ष होता है तो लिख देना है तस्या वर्षाणी 19 वर्ष, या फिर सूर्य के महादशा में जन्म होगा तो 6 वर्ष, चंद्रमा में होगा तो 10 वर्ष, मतलब जिसका जितना वर्ष है वो लिख देना है। भुक्त वर्ष आप निकालते हैं, यहाँ भुक्त वर्ष लिखना है। भुक्त वर्ष और भोग वर्ष निकालते हैं ना, वो यहाँ लिखना है, भोग वर्ष यहाँ लिखना है। हो गया कुंडली का पहला पृष्ठ। मेन पहले पृष्ठ है, पहला पृष्ठ भर लिए, समझ लीजिए सब कुछ भर लेंगे आप। पहला दूसरा पृष्ठ जो है शुरुआत का वही दिक्कत होता है, बाकी में तो सीधे सीधे है। नहीं, अगर लड़की कुंडली होगी तो चंद्रमा स्त्री में देखिए धनु राशि होगी, वृश्चिक राशि के सबसे नीचे चंद्र स्त्री, चंद्र का घात धनु है, धनु। अब आगे चलते हैं इसमें, विंशोत्तरी लिखने के बाद अब आगे हम लोग जन्मांग चक्र में। यह है क्या? जन्मांग चक्र। अथ जन्मांग चक्र में दम, जन्मांग चक्र बोले तो जन्म कुंडली, यहाँ पे जन्म कुंडली भरना है आपको। जो भी आपका जन्म कुंडली भरने के लिए आता ही है, बना ही रखते हैं आप लोग लग्न कुंडली, उसी लग्न कुंडली का जो भी राशि आएगा यहाँ राशि लिख देना है। सभी ग्रह भर देंगे। ये क्या है? लग्न कुंडली, लग्न कुंडली, ये लग्न कुंडली से भरेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ क्या है? राशियांश चक्र, यह है चंद्र कुंडली। यहाँ चंद्र कुंडली भरेंगे, ये सब बता चुके हैं आपको, फिर बार बार नहीं बताएंगे, गणित पूरी हो चुकी है आप लोग। यहाँ अथ सूर्योदय स्पष्ट ग्रहा, यहाँ सभी ग्रह का राशि अंश कला विकला लिखना है। सभी ग्रह का राशि अंश कला विकला। सूर्य का राशि, जो भी सूर्य स्पष्ट आप करते हैं, राशि अंश कला विकला। चंद्रमा का राशि अंश कला विकला। ग्रह स्पष्ट करने पे आता है ना, उसी को लिखना है। यहाँ राशि, ये सूर्य का लिख रहे हैं, अंश कला विकला। चंद्रमा का राशि अंश कला विकला। मंगल का राशि अंश कला विकला। बुध का राशि अंश कला विकला। गुरु का इसी प्रकार से, शुक्र का इसी प्रकार से, शनि का, राहु का, केतु का राशि अंश कला विकला। आगे आपको इच्छा है गति लिखने का तो लिख दीजिए, क्योंकि ग्रह स्पष्ट जब करते हैं तो प्रत्येक ग्रह का गति निकलता है। गति में ही तो इष्टकाल का तिर्यक गुणा किया जाता है, पढ़ित कर ही रखे हैं आप लोग। यहाँ गति लिखेंगे, अगर गति आपके पास नहीं है तो छोड़ दीजिए, इच्छा नहीं है तो। इस जगह पे अवस्था लिखा जाता है और कारक, इस जगह पे कारक जो कि आपका अभी हुआ नहीं है, और अवस्था ये हो जाएगा। अवस्था और कारक, बाल्य आदि अवस्थाएं, कि कौन से ग्रह बाल्य अवस्था के हैं, मृत अवस्था के, युवा अवस्था के हैं, वृद्ध अवस्था के, या कुमार अवस्था का। और कारक में क्या होता है? आत्मकारक, अमात्यकारक, भ्रातृकारक, मातृकारक, पितृकारक, पुत्रकारक, जातिकारक, स्त्रीकारक। 8 कारक होते हैं। इनमें से कौन से ग्रह किस चीज के कारक है, ये चीज लिखा जाता है। इन सब चीज का मैं बना करके वीडियो बता दूंगा आप लोगों को किस प्रकार से कारक बताए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तन्वादेव द्वादश भावा, द्वादश भाव बताए ही हैं आप लोगों को बनाने के लिए। यहाँ पे प्रथम भाव स्पष्ट, प्रथम भाव बोले तो लग्न स्पष्ट, यहाँ पे राशि अंश कला विकला में लिखना है लग्न स्पष्ट। पहला लिखा है भाव है, लग्न स्पष्ट, ये लग्न की संधि, लग्न की संधि लिखना है। इसी में राशि अंश कला विकला लिख देना आप लोग, राशि अंश कला विकला। ये द्वितीय भाव, ये लिखा है द्वितीय भाव, यहाँ ये द्वितीय भाव की संधि। तृतीय भाव राशि अंश कला विकला इसी में लिखना है। तृतीय भाव की संधि। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव की संधि। पंचम भाव, पंचम भाव संधि। षष्ठ भाव, षष्ठ भाव संधि। सप्तम भाव, सप्तम भाव की संधि। अष्टम भाव, अष्टम भाव की संधि। नवम भाव, नवम भाव संधि। दसम भाव, दसम भाव की संधि। एकादश भाव, एकादश भाव की संधि। द्वादश भाव, द्वादश भाव की संधि लिख देना।
राशि अंश कला विकला संधियों में भी आता है, वही लिखते चले जाना है। आगे चलित चक्र निदम, अभी आप लोगों को समझा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ग्रह स्पष्ट चंद्र चक्र के लिए चाहिए, चलित चक्र के लिए, और द्वादश भाव भरा होना चाहिए। तो किसी दिन बता देंगे आपको चलित चक्र, ये लग्न चक्र का ही है। इतना बस समझ लीजिए कि जो लग्न चक्र का जो लग्न होगा वही चलित चक्र में आएगा। लग्न चक्र का जो लग्न रहेगा, लग्न चक्र जिस राशि से भरेंगे ना वही आएगा। बस ग्रह थोड़ा चेंज आता है, बाकी लग्न राशि का ही जो इसमें लग्न राशि आता है, लग्न कुंडली ही है मान लीजिए। ठीक है, लग्न कुंडली का ही लग्न लिख देना है यहाँ पे, चलित चक्र भर देना है। अब आगे सुन लेते हैं। यहाँ होरा चक्र आप लोग करवा रखे, होरा चक्र भरना है। देखिए ये होरा चक्र है, ठीक है, इसे भरवा रखा हूँ आप लोगों को, अब पूछने की आवश्यकता नहीं है। दृष्कांड चक्र भी करवा रखा हूँ, दृष्कांड चक्र लिख देंगे यहाँ पे। प्रथम द्वितीय तृतीय यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले अपने लिए आप पहले बना लेंगे रफ में, उसके बाद यहाँ भरना है। दृष्कांड चक्र के बाद क्या है, ये है सप्तमांश चक्र। दृष्कांड चक्र के बाद है सप्तमांश चक्र भर देंगे, ये चक्र है। फिर नवमांश चक्र भरना है, यहाँ चक्र है, ये सब बता रखा हूँ आपको। फिर द्वादशांश चक्र है, नवमांश के बाद क्या है, द्वादशांश चक्र। फिर त्रिंशांश चक्र भर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये भी बता रखा आपको, तत्कालिक मैत्री चक्र, कौन से ग्रह का कौन से तत्कालिक मित्र है, यहाँ तत्कालिक शत्रु है, यहाँ ये बता रखा हूँ। लग्न कुंडली के आधार पर तत्कालिक मित्र शत्रु भरे जाते हैं। पद कुंडली भैया नहीं जानते हैं, पद कुंडली मुझे इसके बारे में अंदाजा नहीं है। इसके बारे में कुछ बताइए तो समझ सकें, हो सकता है हमारे भाषा में कुछ और कहते हो उसको। यहाँ पे तत्कालिक मित्र शत्रु भरने के बाद यहाँ पंचधा मैत्री कोष्टकम भरा जाता है, जो कि अभी आपको बताया नहीं है, ठीक है। ये याद कर लिए सभी लोग, नैसर्गिक मित्र शत्रु, ये याद करना बहुत जरूरी था। आप लोगों को याद करने के लिए दिए थे, पता नहीं याद किए अथवा नहीं किए। किस ग्रह के कौन मित्र हैं, किस ग्रह के कौन शत्रु हैं, ये फिक्स होता है, याद करना चाहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए अब इतना ही। कुंडली भरने के लिए फलादेश प्रारंभ करते हैं, कुछ आप लोगों को याद करने के लिए दे देते हैं। फलादेश में कुछ आप लोग